आम तौर पर एक व्यक्ति के मन में हज़ारों विचार चल रहे होते हैं, हज़ारों बातें उसके जहन में आती है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बातों को या तो किसी को ढंग से बता पाते हैं या उनको एकदम व्यवस्थित रूप में कागज़ों पर उतार पाते हैं। और कागज़ों पर उतारने की जब मैं बात करती हूँ तो कविता उसका एक सबसे अच्छा फॉर्म माना जाता है। मतलब एक इंसान के मन में जितनी भी चीज़ें चल रही होती हैं ना, उसको एक बहुत ही रिदमिक तरीके से जब लिखा जाता है तो वो कविताएं होती है। तो एक किताब आज मेरे पास है जिसका नाम है तुम्हारा साथ, और इस किताब को जिसने लिखा है हीना मैम भी हमारे साथ है। तो इस किताब से जुड़े कुछ किस्से इनसे जानेंगे, किताब में जो पोएम्स इन्होंने लिखी है उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, और इसको लिखते वक्त आपको कैसा लगा और छपने के बाद कैसा लगा वो भी हम आज जानेंगे। तो नमस्कार, मैं हूँ किंजल तिवारी और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज़ राजस्थान। और आज हमारे साथ एक बहुत ही अच्छी कविता लिखने वाली एक राइटर हैं और एक पोएट है जिनका नाम है हीना। तो मैम, सबसे पहला सवाल तो ये जो तुम्हारा साथ आपने लिखा है, इसको जब आप लिख रही थी इसमें कविताएं कितनी होंगी? इसमें टोटल 16 पोएम्स हैं एंड एक सिंगल पेज है जिसमें कुछ कोट्स लिखे हुए हैं, या जो हम शेरो शायरी बोल सकते हैं, वैसा कुछ 5-6 शेरो शायरी उसमें लिखी हुई है। अच्छा, कब से आपने लिखना शुरू किया था? मैंने लिखना शुरू किया था 2013, आई थिंक मैं 11th क्लास में थी तब। अच्छा, मतलब ये बहुत ही इनिशियल लेवल पे आपने लिखना शुरू कर दिया था, क्योंकि 11th अगर मैं मानूँ तो एक वो वैसी क्लास है जब हमको तुम्हारा साथ से मैं इमेजिन कर रही हूँ कि ये एक लव पोएम्स होंगी इनमें। एग्जैक्टली, लव पोएट्रीज का ही एक संकलन है इस बुक के अंदर। तो लव पोएट्री से मैं ये मानूँ कि 11th स्टैंडर्ड अगर मैं मानूँ तो वो एक ऐसा समय कि जब आपको नया नया ये समझ आया होगा, है ना, ये जो रस हम कहें ये वाला आपको नया नया समझ में आया होगा। तो इसमें जो कविता है वो सारी रिसेंट लिखी हुई है या तब से लेकर अब तक का कोई कलेक्शन है जो इसमें है? इसमें तब से अब तक जितनी भी मैंने पोएम्स लिखी है उसमें से जो बेस्ट मुझे लगी, और एक दो कुछ डिस्कस करने के बाद जैसे फ्रेंड्स वगैरह से, उसके बाद इसमें मैंने उन्हें लिया है। तो टोटल 16 पोएम्स है इसके अंदर, जो कि 2013 से लेके अभी तक जो मैंने लिखी है वो सारी इसके अंदर है। तो जैसे अभी आपने लव एंगल पे आपने बात करी है, तो बहुत से लोग होते हैं जो स्टार्ट करना चाहते हैं लिखना, या उनको लगता है कि वो लिख सकते हैं, लेकिन अक्सर ये माना गया है कि जब ऐसी शायरियाँ और कविताएं लिखी गई हैं तो एक होना चाहिए कोई जिस पे फोकस करके लिखी जाए, या कोई है अपने सच में जिसको लेकर हम ये सब महसूस करते हैं और उसके ऊपर हम ये लिखते हैं। तो क्या कोई था? ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो गया राइट नाउ। इस पोएम में बेसिकली ये नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई है तो आप उसी को डेडिकेट करके पोएम लिख रहे हो। जैसे कि मैंने अपनी पोएम की प्रस्तावना में, बुक की प्रस्तावना में लिखा है कि शिव, सती, श्री कृष्ण, राधा जी, राम जी एंड सीता जी, तो ये जो भी हमारे कपल्स रहे हैं, और प्रेम की डेफिनेशन सिर्फ हम किसी एक चीज़ से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इस बुक में जितनी भी पोएम्स है सबका अलग अलग मीनिंग है। जब हम प्यार में होते हैं या उसके साथ आने वाली खुशियाँ सभी को दिखती है, लेकिन उसके साथ आने वाले उतार चढ़ाव, दबाव, परेशानियाँ जो हैं, आंसू हैं, दुख हैं, खुशियाँ, सारी चीज़ों को, सारी भावनाओं को इसमें जोड़कर और सारी पोएम्स को मैंने फिर लिखा है। हर एक पोएम एक अलग भावना को दर्शाती है। और एक मैं जो बात आपको बताना चाहूँगी वो ये कि जो पोएम्स की जो खासियत ये रहती है ना, वो ये रहती है कि जैसे आपने अपनी भावनाओं से इसे लिख दी, लेकिन पढ़ने वाला इसको अपनी भावनाओं से पढ़ेगा। Exactly. तो सिर्फ एक छोटा सा ये सवाल कि जिस भावना से आपने लिखी है तो क्या वो स्पष्ट इंसान समझ पाएगा, या वो अपने हिसाब से इसको एक बाउंड्री देगा, अपने हिसाब से इसको एक शेप में डालेगा? कुछ पोएम्स ऐसी है जिसमें एग्जैक्टली मैंने जैसा लिखा है वो उसे पढ़ के और वैसा समझ सकता है, लेकिन कुछ पोएम्स में वो अपने अकॉर्डिंग उन्हें मोल्ड कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग उनका जो दायरा है वो बना सकता है। जब आप ये किताब लिख रही थी और जब ये कविताएं आप लिख रही थी तो उससे जुड़ा कोई एक रोचक किस्सा, कोई एक इंटरेस्टिंग किस्सा अगर आप सुनाना चाहें तो? ज़रूर। एक्चुअली मैं मेरे फादर को देखती हूँ अधिकतर। मेरे जो फादर हैं वो मम्मा के प्रति उनका बहुत ज़्यादा झुकाव है। जनरली लेडीज़ का होता ही है अपने हस्बैंड के प्रति, लेकिन हम जो देखते हैं इंडियन सोसाइटीज़ में, और ऐसा बोलते हैं मेल डोमिनेंट सोसाइटी है एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन मेरे फादर का मेरी मदर के प्रति बहुत ज़्यादा झुकाव है। एंड वो हमेशा, मतलब मेरे को मेरे पापा की खास बात ये लगती है कि मेरी मदर जैसी भी हैं, जो भी है, उतार चढ़ाव, अच्छा बुरा, उन्होंने हर उन चीज़ों के साथ उन्हें एक्सेप्ट किया है। उनकी शादी को 38 साल हो चुके हैं, लेकिन उसमें भी उन्हें देख के आप कभी ये नहीं कह सकते अरे 38 साल हो गए। नहीं, वो मतलब उन्हें
इतना प्यार से और उनकी हर चीज़ों में वो सारी चीज़ें झलकती है कि वो मम्मा को मतलब वो हमेशा अपनी छोटी छोटी बातों में एक्सप्रेस कर देते हैं कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। उन्हें आई लव यू कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जितने भी स्टेप्स लेते हैं उनके लिए वो सारी उनमें दिखाई देती है। और ऐसे ही मैंने एक पोयम मेरी इसके अंदर है, बुक के अंदर, जिसका नाम है दर्पण। तो दर्पण पोयम से मैंने जब उसे लिखा था तो उसके पीछे मेरा लिखने का ये रीज़न था कि जब दो लोग आपस में एक दूसरे के साथ हैं, अपनी ज़िंदगी आगे बांटने जा रहे हैं, तो वो लोग एक दूसरे का आईना है। आपको आपका पार्टनर कैसे ट्रीट कर रहा है या आप लोग एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हुए हैं, वो रिफ्लेक्ट आप सामने वाले को करोगे। तो वैसे ही हस्बैंड वाइफ में होता है। तो दर्पण जो पोयम मैंने लिखी है उसमें अगर कोई महिला है जो हाउस वाइफ है या जो पत्नी है, वो जब अपने पूरे जीवन को अपने पति के लिए या उसके परिवार के लिए समर्पित करती हैं तो वो कैसा महसूस करती हैं, और वो जब पूरी तरह उनके प्रति समर्पित हैं तो उन भावों को मैंने इस पोयम के थ्रू इसमें लिखा है, तो आप पढ़ सकते हैं उसे। बिल्कुल। आपने अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी जो ये बताई, उससे मैंने कहीं शायद ये पढ़ा था कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं वो होती हैं जो साफ दिल की होती है, और दुनिया के सबसे खूबसूरत ही कह सकते हैं या हैंडसम लड़के वो होते हैं जो किसी महिला की इज्जत करते हैं। और बेशक दुनिया में सबसे खुश मिजाज और सबसे खूबसूरत बच्चे वो होते हैं जिनके बाप उनकी माँ से प्यार करते हैं। Exactly. तो ये मैं आपकी तरफ रिलेट कर सकती हूँ। दूसरा ये कि मैंने ये सुना है कि ये जब छपी तो आपको तुरंत पता चला था, लाइक आपको पता नहीं था ये इसी वक्त छपने वाली थी, एक सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए था। तो उस किस्से के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक्चुअली स्कूल से लौटी थी तब, एंड उस दिन हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे था। सो मैंने इसलिए कॉल किया था ये जानने के लिए कि स्कूल से मतलब आप पढ़ाती हैं? जी जी हाँ। जी, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हूँ। सो मैं वहाँ से लौटी थी और मैंने कॉल किया था ये जानने के लिए कि कितना समय उसमें लगेगा। तो जस्ट मेरी बात हुई और उन्होंने बोला कि मैम आई थिंक 4 और 5 दिसंबर तक लॉन्च हो पाएगा, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो मेरे लिए बेहतर रहेगा। एंड विद इन आई थिंक 5 मिनट जैसा हुआ था, मुझे वापस वहाँ से कॉल आया एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैम आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी जो बुक है वो लाइव है। तो मैं तब रोड पे खड़ी हुई थी, मैंने अपनी स्कूटी खड़ी करी थी और कॉल आया था। तो वो होता है ना कि आपकी पहली बुक है और मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं और अचानक से वो हो गया कि वो छप चुकी है। तो वो बहुत अच्छी फीलिंग थी, लेकिन बहुत रैंडम थी, एकदम अचानक से वो सब हो गया था। जब आपने शुरुआती दौर में लिखना शुरू किया तब कहाँ लिखती थी, मतलब अपना लिखा हुआ कहाँ रखती थी संभाल के, डायरीज में? क्योंकि जब आप स्कूल में होंगी तब ट्विटर इंस्टाग्राम का इतना चलन मेरे हिसाब से तो नहीं था। नहीं, आपने देखा होगा नील गगन के नोट पे जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, छोटे छोटे। हाँ। वो वो कलेक्शन अभी भी है मेरे पास, जो फर्स्ट पोएम मैंने लिखी थी वो भी है मेरे पास। तो मैंने तब वो जो छोटे नोट पैड आते थे मैं उनमें लिखा करती थी। तो उस नील गगन के नोटपैड से एक पूरी प्रॉपर किताब छपने तक का जो एक्सपीरियंस है वो कितना अच्छा है? क्या महसूस करती है जब खुद की किताब अपने हाथ में देखती है और लोगों के हाथ में भी देखती है? क्योंकि अमेज़ॉन पे भी किताब अवेलेबल है, लिंक अगर आप लोगों को चाहिए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख सकती हूँ। तो जब किताब अपने हाथ में देखती है उस नील कमल के नोटपैड के बाद, तो कैसा महसूस करती है? ये बुक छपना मेरे लिए एक सपने जैसा ही है। और मैंने जब लिखना शुरू किया था जब मैं स्कूल में थी एंड हिंदी इलेक्टिव मेरा सब्जेक्ट था, तो तब हम लोग पढ़ते थे हिंदी में, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था पढ़ के। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञा जी की कविताएं अधिकांश वही हमारे बुक में भी संकलित थी और उनसे मैं थोड़ा इंस्पायर भी हूँ, वो पढ़ के मुझे अच्छा लगता था। और जब वो सारी चीज़ें हुई होते होते और जब मैं यहाँ तक पहुँची तो मतलब इनके लिए शब्द नहीं है। और इस बुक को लिखने से लेके छपने तक का इंतज़ार मैंने काफ़ी किया है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो क्यों ना मैं सबसे पहले अपनी कविताओं का ही एक जो बंच है वो मैं दूँ, सभी के सामने लेके आऊँ अपने बुक को। तो बस एक ड्रीम था जो पूरा हुआ है एंड ये मेरे को ऐसा लगता है कि आगे करियर में बढ़ने के लिए मेरी पहली सीढ़ी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे ऐसे ही सभी का प्यार साथ में रहे और मैं और लिखती रहूँ। वो कहते हैं ना कलम से क्रांति, तो मैं यही मानती हूँ कि मेरी कलम
क्रांति ला सकें। और शायद जितना प्यारा आप लिखती हैं तो शायद क्रांति के दौर में आप प्यार ला सकें। ज़रूर ज़रूर, वो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सभी के लिए। पढ़ी है मैंने, और जिस तरह की बात आप कह रही हैं तो मेरे को लगता है कि इस तरह की कला छुपी हुई रहनी भी नहीं चाहिए। किताब छपना हम लोग डिज़र्व करते थे, जो रीडर्स हैं हम लोग डिज़र्व करते थे कि इस तरह का कुछ छपे, मार्केट में आए और हम लोग पढ़ पाएँ। आगे एक लास्ट सवाल के साथ आप इंटरव्यू ख़त्म करेंगे कि बहुत लोग हैं जो लिखने की कोशिश करते हैं, बहुत लोग हैं जो शुरुआती दौर में हैं, तो उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि लिखने का कोई क्राइटेरिया है क्या, लिखने का कोई प्रोटोकॉल है क्या, कोई रेसिपी है क्या लिखने की, तो अगर इनिशियल लेवल पे जो राइटर्स हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे फर्स्ट थिंग तो ये कि लिखने का जो आप बोल रहे हैं क्राइटेरिया, कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। मैंने नहीं किसी से सीखा, कुछ भी नहीं। कविताओं का असली मतलब ही यही है कि आपकी जो कल्पनाएं हैं, आप जो सोचते हो, आप जिस नज़रिए से दुनिया को देखते हो, उन सारे विचारों को लेके आप उन्हें एक पेपर पे उतार सकें और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकें। अच्छा बुरा, सुख दुख, आप जो भी महसूस करते हो उसे आप कलम की सहायता से कागज़ तक ला सको, तो मेरा मानना है कि वही कविता है। बिल्कुल। अगर एक कोई भी पसंदीदा कविता का छोटा सा पार्ट अगर इसमें से आप पढ़ के सुनाना चाहें तो? जी ज़रूर। दर्पण है। बिल्कुल। दर्पण जो कविता है, मैंने जैसा पहले बताया था कि कोई भी स्त्री है अपने जीवन को समर्पित करती है अपने पार्टनर के साथ, तो वो कैसा महसूस करती है, वो पूरी तरह अगर समर्पित हैं तो कुछ इस प्रकार से है मेरी कविता दर्पण, और जो कि मेरे दिल के भी काफ़ी करीब है। दर्पण जैसी मैं तुम्हारे जीवन में, खुद को देखो तो मुझे पालो, कुछ गुफ्तगू करें हम दोनों, तुम अपनी सुनाओ और मेरा हाल जान लो, तुम अपनी सुनाओ और मेरा हाल जान लो। बहुत ही अच्छा, मतलब समर्पण वर्ड जो आपने कहा था वो इसमें साफ झलक रहा है बात। इसी के साथ मैं आपके समय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो ये किताब है तुम्हारा साथ, जिनकी लेखक हमारी हीना मैम है, तो ये किताब अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आप पोइट्रीज़ पसंद करते हैं तो ये किताब बिल्कुल आपके लिए, और अगर आप नहीं भी पसंद करते हैं पोइट्रीज़ तो शायद ये वो शुरुआत है, ये वो पहला आपका पोइट्रीज़ की तरफ लगाव का पहला कदम हो सकता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल शब्दों में आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, तो पढ़ने वाले को, शुरुआती पढ़ने वाले को दिक्कत नहीं आएगी समझने में। तो अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। आपके समय के लिए और इस किताब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम।